यहाँ पे अपना जीमेल डाल देना मैं। अच्छा, तो मेरा वाला जीमेल खुला ना। मैंने साइन मारे अपने, गोली मारी है। आहो, क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, भागना नहीं, अभी आप लोगों की अटेंडेंस लगनी है। ठीक है, आपकी क्लास अभी लेंगी मिस सबीरा की, मिस महविश लेंगी आपकी क्लास। तो बस जरा लेक्चर लोड डाउन हो गया है, आप वेट करो।
जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही टू एवरीवन, है। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? जन्नत, सतिया, हांसा, अनीला, सबको आवाज़ क्लियर है? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। आपकी जो मैडम है मीरा, उनकी जगह पे मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है? तो आज हम असेसमेंट में जो दूसरा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम वाइज में, वो है न्यू असेसमेंट। First of all, we will discuss what are the learning objective of this chapter. After reading this chapter, you will be able to define key terms related to the neurological assessment. Number two, describe functional anatomy of the nervous system. Explain the cortical function of the different lobes of the brain. Describe common technique used to assess the metabolism mental status. जैसे कि आप लोगों ने F1 में फर्स्ट ईयर में एनाटमी तो पढ़ी होगी, ब्रेन की सारी स्पाइनल कॉर्ड की, क्रेनियल नर्व्स की, स्पाइनल नर्व्स की। तो उस दिन इनॉटमी को हम थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे जब हम सिस्टम वाइज जो है वो असेसमेंट की बात करेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, द सेरिबेलम एंड द 12th पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व। Identify the parameters necessary to obtain a Glasgow coma scale and able to interpret the results. Describe the common technique to assess the cranial nerve, sensory system, motor system, coordination and gait. Describe the importance of assessing sedation and delirium in the ICU. Describe technique used to assess the deep, superficial and brainstem reflexes. जितने भी reflexes हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। Explain the relationship between vital sign and neurological status. Identify the importance of intracranial pressure monitoring and the value of assessing cerebral peripheral pressure. सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इंजरीज ऑफ द नर्वस सिस्टम में इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर जो है आपका सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम उसके साथ एसोसिएशन होती है उसकी। अगर किसी किस्म की कोई आपकी ब्रेन को चोट आती है, स्कल को चोट आती है और ब्रेन स्टेम आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, तो इनडायरेक्टली जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो भी इफेक्ट होता है। मे इफेक्ट पेशेंट्स ऑपरेशन विद रेस्पिरेटरी प्रोसीजर्स। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी प्रोसीजर्स है पेशेंट उससे भी इफेक्ट होता है। हिस्ट्री में इंडिकेट नेचर ऑफ डिसफंक्शन। एग्जाम लोकलाइज एंड क्वांटिफाई सिवियरिटी ऑफ द डिसफंक्शन। इनिशियल इंटरेक्शन विद पेशेंट इज फर्स्ट स्टेप इन द न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप किसी पेशेंट के साथ मिलते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्ट स्किल्स यूज करते हैं, उसको टाइम विश करते हैं, आप अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं, तो आपको उसके जो है वो मेंटल स्टेटस से, उसकी बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से पता चल जाएगा कि हाउ मच पेशेंट इज स्टेबल मेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जब आप उसके साथ फर्स्ट इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, तो आपको तभी पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो कितना स्टेबल है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इवैल्यूएट्स मेंटल स्टेटस, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। क्रेनियल नर्व के फंक्शंस की बात की हमने, ठीक है, मोटर सिस्टम की बात की, कोऑर्डिनेशन, सेंसरी सिस्टम, रिफ्लेक्सेस। मीनिंगफुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट रिक्वायर्स एडिक्वेट स्टिमुलेशन। ठीक है, जब आप यहाँ पे वापस आएंगे कॉलेज में तो आपकी जो लैब है उस लैब के अंदर जो है वो आपका सारा का सारा न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट पड़ेगा, जिसमें हैमर आ जाता है, ट्यूनिंग फोर्क आ जाता है, ठीक है, और आपका और भी जितनी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट वो मौजूद है। तो आपको जब लैब मैनुअल मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जो है वो आपने किस तरह से रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं और किस तरह से उनका यूज आपने मेक श्योर करना है। आगे है फंक्शनल न्यूरो एनाटमी। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपका ब्रेन आ जाता है, सेरिब्रम आ जाता है, ब्रेन स्टेम आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स आ जाती है, आपकी स्पाइनल नर्व आ जाती है। ये देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
ये आपका जो ये ऊपर आपका स्कल, स्कल के अंदर ये सारे ब्रेन के सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons, and this is all a spinal cord with spinal nerves. फंक्शनल डिवीजन की अगर बात करें तो सेंसरी सिस्टम एफरेंट होता है और मोटर सिस्टम जो होता है वो इफरेंट होता है। एफरेंट से मुराद ये है एंटर होना, ठीक है। मतलब सेंसरी सिस्टम जो है वो इनपुट होता है, वो इंफॉर्मेशन लेके आता है। और मोटर सिस्टम, जैसे कि मोटर से हमें अंदाजा हो जाता है कि समथिंग विच इज मूवेबल, ठीक है, जो कि एफरेंट है, यानी एग्जिट हो गया बॉडी से। बॉडी से जब एग्जिट हुआ मैसेज, तो आगे से जो हमारे लिम्स में एक्शन करना है, मिसाल के तौर पे मुझे इस वक्त अगर प्यास लगी है या मुझे इस वक्त भूख लगी है, तो वो जो मैसेज ब्रेन से मेरे लिम्स तक आना है वो सेंसरी सिस्टम में लेके आना है। और फिर उसके बाद मैंने पानी का ग्लास उठाना है, पानी पीना है, या मैंने खाना उठाना है, खाना खाना है, तो वो किसमें आ जाता है, वो मोटर सिस्टम के अंदर आ जाता है। सेरिब्रम आपका आ जाता है फंक्शंस में मूवमेंट, ठीक है। एलओसी स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियस, एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट, इमोशंस, मेमोरी। जैसे कि आपके ब्रेन के मेजर पार्ट्स जो है वो सेरिब्रम है एंड ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर आगे फर्दर जो है वो कौन सा आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। सेरिब्रम जो है इसके अंदर आपने एलओसी को देखना होता है, मतलब सेरिब्रम का काम ही क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना, बोलना, लिखना, इमोशंस, मेमोरी, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो आपके सेरिब्रम के हैं। आगे आ जाता है ब्रेन स्टेम। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसका थर्ड पार्ट है, इसका मेजर, इसमें आपके पास मिड ब्रेन का आ जाता है, बोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। मोस्ट क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट इन ब्रेन स्टेम। ज़्यादातर जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है वो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होती है। रेगुलेट ऑफ द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग। और उसकी कंट्रोल जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको वो आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि आपकी ब्रेन स्टेम जो है वो उसके अंदर ये सारा का सारा उसका पार्ट है, और ब्रेन स्टेम के अंदर ही आपका रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन स्टेम के ऊपर चोट लगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ट्री पड़ा होता है। अच्छा जी, ये तो हमने बात की थी सेरिब्रम की। अब ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यानी कि पिछला हिस्सा है ये आपके ब्रेन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम, मसल टोन एंड कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे आप उठ के खड़े होते हो, अपनी टांगों पे चलते हो, आपका बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चलने लगते हो तो लेफ्ट गिर जाते हो या राइट गिर जाते हो, ठीक है, या आपका बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं। अगर आपका सेरिब्रम जो है वो पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके मसल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मसल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन है, उनकी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। मतलब कब आपने राइट फुट आगे करना है, कब लेफ्ट फुट पीछे करना है, कब लेफ्ट फुट आगे करना है, कब राइट फुट पीछे करना है, या इवन जो आपकी आई की ब्लिंकिंग है, आपके हाथों की मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट की बात करें, नॉट वॉलंटरी मूवमेंट इवन, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है ये सेरिबेलम का है। अगर सेरिबेलम के अंदर किसी किस्म का कोई मसला आ जाए तो आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। आप लोग जो है वो बैलेंस्ड वे से मूव नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, टॉक नहीं कर सकते। सेरिब्रल लीजन कॉज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और जब आपकी मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, ठीक है, ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा। ब्रेन क्या है, ब्रेन आपका सेरिबेलम है, जिसका फंक्शन ही क्या है, जिसका फंक्शन है कि बैलेंस मेंटेन करना। तो द टर्म इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज एटैक्सिया, ठीक है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन ट्रेमर्स। ट्रेमर्स क्या कहते हैं, वो जो हाथ पाँव कांपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि टोनिंग नहीं रहती, मसल्स जो है वो आपके पास डीटोन हो जाते हैं। डिस्टर्बेंसेस इन वेट एंड बैलेंस, ठीक है, आप अपना जो है वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, आपका जो वेट है, बॉडी मूवमेंट है, वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल है फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ये फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है आपके लिए।
जैसे कि नर्वस सिस्टम मेन है, इसके दो हैं, सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन। जैसे कि मैंने बताया था कि सेंसरी का काम होता है ब्रेन से मैसेज लेके आना, ठीक है, इनपुट देना, और मोटर या इफ्रेंट का काम क्या होता है, आगे से मूवमेंट करना। तो सेंसरी डिवीजन में क्या आता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन में सकता है, और मोटर जो होता है वो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, सेंड मोटर इंफॉर्मेशन टू इफेक्टर। आगे सेंसरी की दो तरह से है, सोमैटिक और विजुअल। सोमैटिक आपकी जो होती है वो आपकी स्किन, फेशियल्स, जॉइंट्स, स्केलेटल मसल्स और फेशियल सीरीज में आ जाती है। लेकिन विजुअल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आपके डिफरेंट विजरा, विजरा किसे कहते हैं, ऑर्गन्स, वो इन्वॉल्व होते हैं। और मोटर में अगर बात की जाए तो उसमें सोमैटिक मोटर और ऑटोनॉमिक मोटर। सोमैटिक मोटर में सारे के सारे आपके वोलेंट्री नर्व सिस्टम आ जाएंगे जो कि इनर्वेट होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स। वोलेंट्री मसल्स क्या है कि जिनमें आपकी खुद की जो वॉलंटरीली मूव करना चाहिए होती है। और ऑटोनॉमिक के अंदर आपकी सारी की सारी डिवीजन आ जाती है इनवॉलंटरी मसल्स की या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे कार्डिक मसल्स, वो आपकी मर्जी के ताबिया नहीं है। स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, उन्होंने अपनी हिसाब से अपनी सिक्रीशंस क्रिएट करनी है, ये आपकी मर्जी के ताबिया नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ये ब्रेन की एनाटॉमी है, इसको जरा अगर आप गौर से देखें तो ये सेंट्रल, ये डिफरेंट है, वो सर्कुलर है। ये पैराइटल लोब है आपका, ये ऑसिपिटल लोब है, ठीक है। ये नीचे सबसे आप देख रहे हैं, ये सेरिबेलम है, जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस आउट हो जाए तो आपका जो है, अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई लेयर्स मौजूद हो तो बॉडी का बैलेंस आउट हो जाता है। इसके साथ आपका पॉन्स पड़ा हुआ है, फिर आपका मेडुला ऑब्लांगेटा पड़ा हुआ है, उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखें तो डिफरेंट जो ब्रेन के लोब हैं, जैसे पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ठीक है। ये सारे के सारे आपने एनाटॉमी जब पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो तब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरे थे, और अभी भी आपका एक जो है वो रिव्यू मैंने आपको करवा दिया इसकी एनाटॉमी ब्रेन की, ठीक है, ताकि जब आप इसको इसकी असेसमेंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट पैरालिसिस के साथ आ रहा है तो उसको पैरालिसिस किस हिस्से का हुआ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, ब्रेन का कौन सा लूब इन्वॉल्व है इवन। तो अगर आपको एनाटॉमी आती होगी तो आप जो है वो चीज़ों को असेस करेंगे पेशेंट को देख के कि कौन से पार्ट की हमें असेसमेंट करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ये देखिए, ये पहले ब्रेन दिखाया था, अभी उसमें सारी की सारी जो है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड की साइड से बताइए कि उसका इमेज क्या है, उसको जो है वो थोड़ा जूम करके बताया है। वेंट्रिकल्स की बात की है उसमें, उसमें फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, उसके बाद पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा दिखाया है, ठीक है, पिनाइल ग्लैंड दिखाया है, कॉर्पस कॉर्डिजेमिना दिखाया हुआ है, व्हाइट मैटर, ठीक है। ये आपका जो साइड पे सारा का सारा है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड साइड से उसने उसका जो है वो इमेज लेके दिखाया, और ये सारी की सारी आपके ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स दिखाए। आगे देखिए स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन की जो आपकी बेस है वो उसमें वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। L1 क्या है, यानी कि जो आपकी लंबर बोन है वो 1 से स्टार्ट होता है 45 सेंटीमीटर बेस से, कनेक्ट ब्रेन टू द बॉडी फॉर मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। और बॉडी की जितने भी मोटर और सेंसरी फंक्शन है उनको ब्रेन के जो है, ब्रेन की बॉडी के साथ है, उनको उनके लिए वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है। 31 स्पाइनल नर्व होती है, ठीक है, जो कि सर्वाइकल से शुरू होती है और आपके स्पाइन तक जाती है। C1 C8 T1 T12, ठीक है, L1 L5 S1 S5, ठीक है, स्पाइन, स्पाइनल तक आपके पास जा रही है। 1 कॉक्सिजियल, एक आपकी कॉक्सिजियल है, पोस्टीरियर डॉर्सल रूट सेंसरी है, और इंटीरियर वेंट्रल रूट जो है वो आपकी मोटर है। यानी सेंसरी में क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके, मोटर में क्या है कि इन्फॉर्मेशन आगे वॉलंटरीली एक्ट होगा। स्पाइनल कॉर्ड herniated vertebral disc is the most common spinal nerve unit, ठीक है। अब खास किस्म की डिस्क होती है, डिस्क किसे कहते हैं, डिस्क कभी आपने अपने घर में
फ्लॉपी डिस्क आती होती थी पहले, वो देखी किस तरह से होती है। तो हर्निएटेड वर्टिब्रल डिस्क यानी एक के ऊपर एक, दूसरी, तीसरी, इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। और ये नर्व रूट होते हैं इनके अंदर, जहाँ से जो है वो मेजर इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है। ठीक है, अगर पैथोलॉजी की इसकी बात की जाए तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल नर्व रूट, ठीक है, जैसे जिया बारी सिंड्रोम कहते हैं। इट्स लाइक अ पोलियो पेशेंट, जैसे पोलियो में पेशेंट की कंडीशन होती है, तो ये यूजुअली आपका 3 इयर्स का देखेंगे आप, पीड्स का पेशेंट होता है बेसिकली, पीड वार्ड के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का पैरालिसिस हुआ होता है, आपकी जो मेटर हर्निएटेड वर्टिब्रल डिस्क होती है उसकी कॉम्प्रेशन हो जाता है, ठीक है। एंड लाइकली टू पेशेंट, जैसे पोलियो आपने देखा है कि वो डिसेबिलिटी आ जाती है इस पेशेंट के अंदर। फ्रेनिक नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल रूट, ठीक है, ये फ्रेनिक नर्व है जो कि सर्वाइकल 3 से शुरू होती है और सर्वाइकल 5 तक जाती है। डैमेज कैन रिजल्ट इन डायाफ्रैगमेटिक पैरालिसिस, जो आपका डायाफ्राम है ये उसका पैरालिसिस करवाती है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की नर्व है, अगर आप देखें तो इसमें जो कि आपका सर्वाइकल है, ठीक है, तो वो डायाफ्रैगमेटिक पैरालिसिस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है मेंटल स्टेटमेंट एंड एलओसी। ठीक है, एलओसी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कहते हैं। एलओसी एंड मेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरोलॉजिकल रिपेयर। जब भी आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है तो आप जब जाते सार जब पेशेंट के कमरे में एंटर होते हैं, उसके साथ आप सॉफ्ट स्किल्स यूज करते हैं, आपको तभी अंदाजा हो जाता है कि हाउ मच पेशेंट इज मेंटली स्टेबल। ठीक है, सो चेंजेस ड्यू टू सीएनएस डिसफंक्शन, जब भी उसका एलओसी खराब होगा, ठीक है, वो मेंटली अलर्ट नहीं होगा, देन वी कैन से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन his or her CNS dysfunction. So initial goal of exam is to determine patient's awareness. ठीक है, वही बात आ जाती है कि how much patient is aware, how much patient is conscious. Starts with patient encounter. Compromise of LOC may be due to realized infection, for example, overdose, abnormality in specific areas. ठीक है, उस वजह से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ग्लासगो कोमा स्केल, ये जीसीएस स्केल है जो कि स्पेसिफिकली यूज होता है क्वांटिफाई द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, कि न्यूरोलॉजिकली जो है वो आप कितने स्टेबल हो। ज़्यादातर जब आप वार्ड्स में जाएंगे तो आप इसी जो है वो ग्लासगो कोमा स्केल को यूज करेंगे। उसमें मोटर रिस्पॉन्स आ जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, poorly suited for patient with impaired verbal response, for example, aphasia, hearing loss, and tracheal intubation. ठीक है, एंड आई ओपनिंग। ये है आपके पास वो पैरामीटर्स जो आपने जीसीएस में चेक करना है, जो आपको कोमा स्केल के अंदर आपने चेक करना है। इसको आपने डिफरेंट उसमें स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, टोटल इसके 15 स्कोर होते हैं। अगर तो 15 स्कोर आपके पास है तो इट मींस कि इट्स नॉर्मल, अगर लेस देन 15 इट मींस देयर इज सम एब्नॉर्मैलिटी। तो इसके 3 फीचर है मेन, आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग अगर स्पॉन्टेनियसली करता है तो आप इसको 4 स्कोर दे रहे हैं, स्पीच पे 3 दे रहे हैं, ठीक है, पेन पे 2 दे रहे हैं। इसके बाद अगर वर्बल में ओरिएंटेड है तो आप 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं, कंफ्यूज है तो 4 दे रहे हैं, अगर वर्ड्स इनएप्रोप्रिएट है तो आप उसको 5 आउट ऑफ 3 दे रहे हैं, क्योंकि 5-5 का ना, 5, 10 और 15। आई ओपनिंग के भी मेरे पास टोटल 5 है, वर्बल रिस्पॉन्स के भी मेरे पास टोटल 5 है, और मोटर रिस्पॉन्स के भी मेरे पास टोटल 5 है। इसी तरह से मोटर रिस्पॉन्स में ओबे कमांड्स, ठीक है, तो 6, लोकलाइज्ड पेन 5, फ्लेक्शन विड्रॉल 5, एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3 एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन 2, फ्लेसिडिटी आ गई है तो 1। फ्लेसिडिटी किसे कहते हैं, यानी कि मसल्स जब डीटोन हो जाता है, उसकी टोनिंग नहीं रहती, तो टोटल आपने उसको 15 दे दिए। कितनी है ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो डीप अगर कोमाटोस पेशेंट चला जाता है तो 3 टू उसको हम 3 कहेंगे, और अगर फुली अवेक है तो उसको हम 15 जो है वो स्कोर देंगे। जीसीएस ऑफ 12 टू 15 नॉन आईसीयू ऑब्जर्वेशन, यानी कि नॉन आईसीयू, उसमें पेशेंट आईसीयू में नहीं है, 12 टू 15 यानी कि कॉन्शियस है काफी हद तक। 9 टू 12
मतलब सिग्निफिकेंट इंसल्ट, यानी कि किसी हद तक जो है वो ब्रेन डैमेज हुआ हुआ, और लेस देन 9 तो बहुत ही सीवियर है, यानी कि पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस है, कोमाटोज है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर देते हैं, यानी कि उसको सारी की सारी जो है वो फूड के लिए और फ्लूइड के लिए जो है वो इंट्यूबेट कर देते हैं। पचास मिनट में दौड़ते दौड़ते मेरा वो चक्कर ही लग जाता है। अच्छा 48। अच्छा उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे तो 40 होते हैं मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसे एमएमई और फॉल्स्टीन टेस्ट कहते हैं। इसके 30 पॉइंट्स क्वेश्चनर होते हैं, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, कॉग्निशन चेक करते हैं, ठीक है। वेरियस फंक्शन है इसके, अरिथमेटिक है, मेमोरी है, ओरिएंटेशन है, ठीक है। स्कोर इंटरप्रिटेशन इसकी है, अगर लेस देन 27 आउट ऑफ 30 है तो वो नॉर्मल है, 20 to 26 है तो माइल्ड डिमेंशिया है, ठीक है। डिमेंशिया क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर 10 to 19 है तो मॉडरेट डिमेंशिया है। ये जैसे जैसे नंबर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी आपकी डिमेंशिया। Sedation and delirium in the ICU. Delirium occurs 60% to 80% of mechanically ventilated patient, ठीक है। ये जो आपको कोमाटोज में चला जाता है पेशेंट, 60 to 80% जो है वो इसकी रेंज है। Associated with longer hospital stay, high mortality, poor long term cognitive function, ठीक है। ज़्यादा देर जो है वो जब आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो पुअरली वर्क करेगा तो इस किस्म की सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी। दूसरा आपका स्केल होता है रिचमोंड एजिटेशन सेडेशन स्केल, RASS, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइट्रेट करते हैं जो भी हम ड्रग दे रहे होते हैं उसको, और उसकी कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड होता है आईसीयू के अंदर, और एवेल्युएट करते हैं जितनी भी जो आपकी ड्रग आप उसको दे रहे होते हैं डिलीरियम वो कितनी टाइट्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे सब लोग अगर अपनी अटेंडेंस दे दें ताकि मैं लोग आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ, इसको फिर हम नेक्स्ट अपने जो हमारी क्लास है ये रिचमोंड एजिटेशन सिडेशन स्केल है, इसको हम नेक्स्ट फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या जो है फीचर है। अभी सब लोग मुझे ज़रा अपनी अटेंडेंस मेक श्योर कर दें।